मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा, ये याद रख लो मोदी। नाला के कीड़ा है, नीच की सरकार, वो डाकू है, दुर्योधन वो तस्कर है, नाला के कीड़ा है। वो नरेंद्र मोदी दरअसल औरंगजेब के आधुनिक अवतार है। आज भी तुम्हारे बाप का नाम कोई जानता नहीं, राहुल गांधी के बाप का नाम सब लोग जानते, राजीव गांधी। और नरेंद्र मोदी खून का सौदागर, गंगा का सौदागर है। आज के टाइम में पीएम मोदी एक तानाशाह है, यही हवा की चल रही है। क्या सच में पीएम मोदी सद्दाम हुसैन, गद्दाफी, अडोल्फ हिटलर और किम जोंग उनकी लाइन में आ चुके हैं? क्यों आज के सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स पीएम मोदी को एक तानाशाह बता रहे हैं? क्या पीएम मोदी असलियत में एक तानाशाह बन चुके हैं? ऐसा क्या किया पीएम नरेंद्र मोदी ने जो अपोजिशन उनको एक तानाशाह बोल रहा है? क्या सच में नॉर्थ कोरिया और इंडिया में कोई फर्क नहीं रह गया है? और अगर पीएम मोदी एक डिक्टेटर बन चुके हैं, 400 पार, फिर भी क्यों पूरे देश में मोदी मोदी और 400 पार के नारे लग रहे हैं? तो जी हाँ दोस्तों, जानेंगे आज के इस वीडियो में कि सच में पीएम मोदी एक डिक्टेटर हैं। तानाशाही आखिरकार होती क्या है और क्यों भारत में सारी अपोजिशन पार्टीज मोदी पे ये नाम लगाती है कि वो एक डिक्टेटर है? सबसे पहले जानते हैं कि डिक्टेटरशिप में क्या होता है और एक डिक्टेटर कैसे काम करता है। इसमें हम हिस्टोरिकल एग्जांपल भी लेके चलेंगे ताकि हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके कि असलियत में तानाशाह क्या होता है और आखिर क्या पॉइंट या नजरिए से अपोजिशन पार्टी की नजर में मोदी एक डिक्टेटर है। पर उससे पहले जानते हैं कि आखिर में वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो एक नॉर्मल लीडर को तानाशाह बनाते हैं। मेनली 4 कैरेक्टर पॉइंट्स होते हैं जो कि एक तानाशाह को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आइडियोलॉजी की, क्योंकि एक डिक्टेटर अपनी आइडियोलॉजी को स्प्रेड करके अपने फॉलोअर्स को इकट्ठा करता है, जिन्हें आज हमारे देश में लोग अंधभक्त भी बोलते हैं। यहाँ पर हम हिटलर का एग्जाम्पल साथ में लेकर चलेंगे, क्योंकि कभी भी डिक्टेटर का सवाल उठता है तो हिटलर का नाम सबसे अव्वल पे आता है। मोदी जी के केस में उनके आइडियोलॉजी आती है हिंदुत्व की, वहीं हिटलर के केस में उनकी आइडियोलॉजी थी आर्यन रेस सुप्रीमेसी की। और मैं आपको ये पहले बता दूं कि यहाँ पे हिंदुत्व का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हिंदू धर्म की सुप्रीमेसी हो। हिंदुत्व की आइडियोलॉजी दी थी वीर सावरकर जी ने, जिन्होंने ये कहा था कि हिंदुत्व का मतलब भारत में रहने वाले सभी लोगों को कल्चरली और रिलीजन के बेस पे एसिमिलेट करके जनता में देश प्रेम की भावना बनाई जाए। और अगर आपको वीर सावरकर के बारे में और जानना है तो आप हमारा ये वीडियो देख सकते हैं। बट अगर हम अपोजिट में हिटलर की आइडियोलॉजी रखे तो हिटलर सिर्फ आर्यन रेस के एक्सट्रीमिज्म को सपोर्ट करता था, जिसके वजह से 6 मिलियन से भी ज्यादा ज्यूज को एलिमिनेट कर दिया गया। मगर हिंदुत्व की आइडियोलॉजी में ऐसा कुछ भी एक्सट्रीमिज्म नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री मुंह तो खोलिए कि क्या आप गुजरात से आप आते हैं, आपके प्रदेश में जहां पर आप मुख्यमंत्री थे, वजीर आला थे, एक मुसलमान बच्चों को रोड पर लाकर पुलिस वाले लट से मारते हैं और पूरा मजमा थालियां मारता है, सीटी मारता है। और क्या आपने मोदी के लास्ट 10 साल के रिजीम में किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी या धर्म के खिलाफ कोई भी हिंसा या जेनोसाइड देखा है? फिर भी क्यों आखिर इस देश की माइंडेड डरती है मोदी से? क्या ये डर सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है अपोजिशन के द्वारा? एक डिक्टेटर लोगों को इकट्ठा करने बाद में मूव ऑन करता है कंट्रोलिंग ऑफ की इंस्टीट्यूशन ऑफ अ कंट्री, जैसे जुडिशरी, मिलिट्री या मेकिंग अप ऑफ लॉज इन अ कंट्री। और इस मामले में अपोजिशन पार्टी ने मोदी जी पे नाम लगाया है कि वो मेजोरिटीज को ध्यान में रखे कानून बनाते हैं, जैसे आर्टिकल 370 और 3 तलाक को हटाना। इनको एक बार साइड में रख के बात करते हैं कि आखिर एक डिक्टेटर इन सब इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल कैसे करता है। वो ऐसा है कि एक डिक्टेटर इन सब इंस्टीट्यूशन में अपने आइडियोलॉजी से मैच करते हुए लोगों को पोस्ट पर अपॉइंट करता है, ताकि जुडिशरी लेजिस्लेटिव असेंबलीज में उसके पक्ष के फैसले पारित हो सके। और अपोजिशन पार्टीज ने ये इल्जाम मोदी जी पे लगाया था कि वो पास्ट में अपने फेवरेट पोजीशन के ऊपर अपने फेवरेट लोगों को रखे हैं, जैसे कि इंडिया के फॉर्मल चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जिन्होंने राम मंदिर और रफाइल जैसे मैटर पे अपना वर्डिक्ट सुनाया। लेकिन अभी तक लोगों ने तो असली डिक्टेटरशिप देखी भी नहीं कि कैसे टर्की के डिक्टेटर रिकेप एर्डोगान ने 2016 में उनके खिलाफ सेना के विद्रोह में उन्होंने सबसे पहले मिलिट्री के विरोध में साथी 2700 से भी ज्यादा जजेस को अरेस्ट करवाया। ये है एक असली डिक्टेटरशिप का एग्जाम्पल। और नॉर्थ कोरिया को तो सब जानते ही है कि कैसे वहाँ के सारे कोर्ट्स और जजेस सिर्फ किंग जोंग उनके आदेश पे सारे काम करते हैं। क्या इनसे कुछ भी मिलता जुलता हमने आखिरी 10 साल में कुछ भी ऐसा इंडिया में होता देखा? इसका उत्तर है नहीं। तो आखिर कैसे है इंडिया में एक डिक्टेटरशिप? तो आखिर ऐसा क्या हुआ आर्टिकल 370 और 3 तलाक का कानून हटाने से कि डेमोक्रेसी का एक इंपॉर्टेंट पिलर टूट गया? आर्टिकल 370 हटाने से कश्मीर का यूथ आतंकवादी के चंगुल से बचा है, और इसी धारा के हटाने से कश्मीरियों को उनका विकास का मूलभूत अधिकार भी मिला। और बात रही 3 तलाक की, तो 3 तलाक हटाने से मुस्लिम वुमन को उनका इक्वलिटी मिली जैसे बाकी औरतों को इंडिया में मिलते हैं। इसके बाद पॉइंट आता है सप्रेशन एंड ऑपरेशन ऑफ अपोजिशन पार्टीज। एक डिक्टेटर कभी नहीं चाहेगा कि उसके सामने पैरेलली भी कोई अपोजिट लीडर खड़ा हो। जो आइडियोलॉजिक डिक्टेटर अपने लोगों में इम्प्लांट करता है इतनी मेहनत करके
करके वो कभी उसे ढेर होते हुए नहीं देखना चाहेगा। हमने ये देखा नॉर्थ कोरिया में, जहाँ का वोटिंग रेट 100% है, बट वोटिंग मशीन में नाम सिर्फ एक होता है, दैट इज किम जोंग उन। और अगर आपने उनको वोट दिया तो वेल एंड गुड, बट अगर आपने वोट नहीं दिया तो आपको सीधा मौत की सजा मिल जाती है। अभी नया नया एलिगेशन सेंट्रल गवर्नमेंट पे ये भी लगता है कि वो ईडी और सीबीआई की हेल्प लेके अपोजिशन लीडर्स को जेल में डालते हैं। ये मामला लाइमलाइट में जब आया जब एक ही महीने के अंदर 2 सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स को ईडी और सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया था, जो कि थे झारखंड के सीएम सोरेन और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी। और इनसे ही 1 साल पहले मनीष सिसोदिया अरेस्ट हुए थे, वो थे दिल्ली के डिप्टी सीएम। बट लोग ये भूल जाते हैं कि 2010 में अमित शाह, जो कि गुजरात के होम मिनिस्टर थे उस टाइम के, वो यूपीए के सरकार में सीबीआई के द्वारा समन किए गए थे और एक बार समन लेटर के बाद ही वो अपीयर हो गए थे सीबीआई के सामने, जिसके बाद उन्हें 3 महीने के लिए फेक एनकाउंटर केस में अरेस्ट भी कर लिया था। बट केस बाद में खारिज किया गया और उन्हें छोड़ दिया गया था। हमें यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि अगर कोई क्राइम में आपका एलिगेशंस आते हैं तो सीबीआई और ईडी तो आपको अरेस्ट करेंगे ही। उनका काम ही ये करना, चाहे वो पीएम मोदी हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे राहुल गांधी हो, अगर आपने कोई जुर्म नहीं किया है तो ईडी और सीबीआई आपको छूती भी नहीं है। तो ये बोलना यहाँ पे सरासर गलत है कि ईडी और सीबीआई की हेल्प लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट अपोजिशन पार्टीज को सप्रेस करने के लिए। और बात करी ऑपरेशन ऑफ अपोजिशन पार्टी की, तो मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये बोला गया है कि बीजेपी के अलावा 5 नेशनल पार्टीज हैं, 57 स्टेट पार्टीज हैं और 2597 अनरजिस्टर्ड पार्टी है इंडिया में, जो कि प्रूफ करती है कि कोई भी इंडिया में राह चलता है पार्टी बना सकता है और इलेक्शन में पार्ट ले सकता है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि नॉर्थ कोरिया, जो कि एक डिक्टेटरशिप है, वहाँ पे सिर्फ एक पार्टी है जो कि किम जोंग उन की है। रशिया में से 27 पार्टीज रन होती हैं और सीरिया में भी बशर अल असद की सिर्फ एक पार्टी है और हिटलर ने भी डिक्टेटरशिप लाने के बाद में सारी पार्टीज को खारिज कर दिया था। तो इंडिया एक डिक्टेटरशिप कैसे हो सकता है जब यहाँ पे पार्टीज का नंबर इतना ज्यादा है। अब आते हैं 4th कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिक्टेटरशिप, जो कि है कंट्रोल ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ मीडिया। जैसे कि हम एक असली डिक्टेटरशिप के रूल में देखते हैं, जैसे कि नॉर्थ कोरिया, जहाँ पे सिर्फ 4 चैनल्स है जो सिर्फ नॉर्थ कोरिया के लीडर्स की हिस्ट्री ग्लोरीफाई करते हैं, नॉर्थ कोरिया के डेवलपमेंट के फेक मोटिव सेट करते हैं। यहाँ तक 1933 में भी हिटलर ने भी यही किया था जब उसने नाजी आइडियोलॉजी को प्रमोट किया था न्यूज, रेडियोज और फिल्म्स के द्वारा। और इसी प्रोपेगेंडा चलाने के लिए हिटलर ने एक मिनिस्ट्री भी स्थापित करी थी जिसका नाम प्रोपेगेंडा मिनिस्ट्री कहा गया था। यहाँ तक कि चाइना के भी मीडिया सारे नॉर्थ कोरिया की जैसे हैं, फुली कंट्रोल्ड बाय चाइनीज गवर्नमेंट। और चाइना में तो यूट्यूब, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया एप्स भी बैन है और इनका ऑल्टरनेटिव चाइनीज गवर्नमेंट ने एक ऐप बना रखे हैं ताकि सिविलियंस तक उनका फेक प्रोपेगेंडा पहुंच सके। अब आते हैं इंडिया पे, तो इंडिया में अपोजिशन पार्टी सब मिलकर ये नाम लगाती है कि इंडिया के सारे मीडिया हाउस कंट्रोल्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट के, जो कि बीजेपी की। यहाँ पे सारे के सारे एजेंडा रन कराए जाते हैं बीजेपी के द्वारा ताकि लोग उनके चंगुल में फंस सके। और इन्हीं सभी मीडिया हाउसेस का उन्होंने नाम भी रखा है जिसका नाम है गोडी मीडिया। और आखिर वो ये नाम भी लगाते हैं कि इंडिया के सारे जर्नलिस्ट की आवाज दबाई जा रही है और उनको एक प्रोपेगेंडा दिया जा रहा है। थ्योरेटिकल है, कॉर्पोरेट वाले बोल रहे थे ना। अच्छा, काफी थ्योरेटिकल, इसलिए उसमें मैं नहीं जुड़ा। अच्छा, और ये जो हाशिए पर जो 80% समाज है, इसमें बोलेंगे, इसमें अब आइए। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं, वो याद है कि नहीं? हाँ, तो और एक गाना, मुसाफिर यारो ना घर है ना ठीक। और मिडिल क्लास केवल अपने स्वार्थ के लिए एक तरह से आगे बढ़ता है। वो मिडिल क्लास सबसे ज्यादा सांप्रदायिक बन गया है इस देश में। गरीब सांप्रदायिक नहीं होता, गरीब को, हिंदू मुस्लिम को जरूरत है एक दूसरे की पड़ती है। I live in a country where the 220 million Muslims of the country are being routinely humiliated. Genocide Watch has said that India is at the cusp of genocide of its minorities. आप देखिए कि मध्य प्रदेश, गुजरात बन गया है। इन चुनाव के परिणामों से साबित हो गया है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का बहुत पुराना काम है, जो नेटवर्क है उसकी वजह से। अभी जो हमने सारी क्लिप्स देखी उसमें देख रहे हैं कि सारे के सारे जर्नलिस्ट अपने फ्रीली आवाज एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो आखिर फिर भी क्यों अपोजिशन पार्टी से नाम लगा रही है कि जर्नलिस्ट की आवाज दब रही है। और डेमोक्रेसी का 5वां स्तंभ टूट चुका है और अगर गवर्नमेंट चाहे तो ये सारे के सारे ऐसे कोई भी न्यूज रेयर नहीं हो सकती, तो फिर भी क्यों आखिर बोलते कि इंडिया में डिक्टेटरशिप है। और बात रही सोशल मीडिया की, तो यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसी जगह हम देखते हैं कि कुछ एंटी नेशनल लोग उठ के आके इंडिया के बारे में सवाल खड़े करते हैं और इनको भी बैन करने की पावर इंडियन गवर्नमेंट में है, वो है आईटी अमेंडमेंट एक्ट से। लेकिन ये ऐसी वीडियोस फिर भी बैन नहीं होती जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ होती है। अगर इंडिया में डिक्टेटरशिप असली में होती तो ऐसे सारे के सारे वीडियोस बैन हो जाते। अब इतना कुछ सुनने वाला आप ही डिसाइड कर सकते हैं कि क्या इंडिया में प्रेस को फ्रीडम नहीं है बोलने की। और अब जिन लोगों को बीजेपी का 10 साल का शासन तानाशाही लगता है, तो उनको आज से 50 साल पहले हुए एक असली तानाशाही का एग्जाम्पल देखना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ इंदिरा गांधी के राज में लगे हुए इमरजेंसी की। और यही
इमरजेंसी एक प्राइम एग्जाम्पल है कि आखिर डिक्टेटरशिप क्या होती है। इसी 21 महीने की इमरजेंसी में इंदिरा गांधी के राज में स्टेट गवर्नमेंट को आर्टिकल 356 के द्वारा 50 से भी ज्यादा बार डिसमिस किया गया। अपोजिशन पार्टीज के सारे बड़े लीडर्स को अरेस्ट किया गया। नॉर्मल सिटीजन के सारे फंडामेंटल राइट छीन लिए गए। जर्नलिस्ट की आवाज दबा दी गई। देश के आम लोगों को घर से उठाकर जेल में डाला गया। 80 लाख से भी ज्यादा लोगों को घर से उठाकर उनका स्टेरिलाइजेशन किया गया। और भी कई अपराध हुए गवर्नमेंट का नाम लेके सिविलियंस के ऊपर। और आखिर इतना सब कुछ हुआ क्यों? ये हुआ था एक पिटीशन के कारण जो लिखी गई थी इंदिरा गांधी के इलेक्शन को रद्द करने के लिए। और यही एक पिटीशन कारण बनी पूरे इंडिया में इमरजेंसी लगने के। लेकिन देश की जनता ने उनसे बदला लिया और 1977 में हुई इलेक्शन में मोरारजी देसाई जीत गए, जो दिखाता है पावर ऑफ सिविलियंस जो मिला है उनको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। इस एग्जांपल से हम अच्छे से समझ सकते हैं कि डिक्टेटर रूल क्या होता है। आज के सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स जो इंडिया में रिसाइड भी नहीं करते, वो इंडिया को कंपेयर करते हैं नॉर्थ कोरिया से। तो चलिए आज आपको बता ही देते हैं कि नॉर्थ कोरिया में क्या रूल्स है और इंडिया में क्या रूल्स है। नॉर्थ कोरिया में वोटिंग मशीन पर सिर्फ एक नाम होता है। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सोचा, दैट इज किम जोंग उन। बट क्या इंडिया में बीजेपी के अलावा अपोजिट में कोई और पार्टी नहीं होती? तो क्या ये हाथ और झाड़ू सिर्फ ऐसे ही है? नॉर्थ कोरिया में कोई भी इंसान कोई भी हॉली बुक नहीं पढ़ सका। बट क्या आप इंडिया में गुरु ग्रंथ साहिब, भगवत गीता, बाइबल और कुरान नहीं पढ़ पाते? जी हाँ, आप लोग बिल्कुल पढ़ सकते हैं। सबसे बड़ा आरोप जो मीडिया पे लगता है कि मीडिया बीजेपी मोटिवेटेड है, गोदी मीडिया है। मैं आपको यहाँ बता दूं कि नॉर्थ कोरिया में सिर्फ 4 चैनल्स हैं, वो भी किम जोंग उन मॉनिटर करते हैं। वहाँ के कोई भी मीडिया हाउस को कोई भी राइट नहीं है कि किम जोंग उन को वो नीचे दिखा दें। उल्टा वहाँ सिर्फ ग्लोरिफिकेशन हिस्ट्री चलती है पूरे मीडिया हाउस में। बट क्या यहाँ पे ऐसा है? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप भर भर के कोई सी भी सरकार को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, वेदर इट इज पावरफुल और नॉन। नॉर्थ कोरिया में कोई भी इंसान नॉर्थ कोरिया की सरकार, किम जोंग उन, किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, इवन वहाँ का मजाक भी नहीं उड़ा सकता। बट क्या आप इंडिया में ऐसा कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तभी तो ध्रुव राठी, रविश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अनेक नाम यहाँ पे मौजूद है। अगर ऐसा होता, नॉर्थ कोरिया इंडिया बिल्कुल सिमिलर होते, तो ये लोग इंडिया में बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर पाते। एक डिक्टेटोरियल रिजीम में हर एक इंसान की उसकी बेसिक फंडामेंटल राइट्स छीन ले जाती है। ये हमने देखा नॉर्थ कोरिया में, जहाँ पे कोई भी नॉर्थ कोरिया का पर्सन देश नहीं छोड़ सकता, इवन बिना परमिशन तक के हेयर कट नहीं करा सकता। पर क्या आपने ये देखा इंडिया में कि आप बिना परमिशन के देश के बाहर नहीं जा पा रहे हो या बिना परमिशन के हेयर कट तक नहीं करवा रहे हो? 2014 में पहली बार नरेंद्र मोदी जी पीएम चुने गए थे। क्या 10 साल कम है एक डिक्टेटर के लिए अपोजिट पार्टीज खत्म कर देना? यहाँ पे मैं आपको बता दूं, हिटलर ने प्रेसिडेंट बनते ही सारी अपोजिशन पार्टीज को खारिज कर दिया था। तो अगर पीएम मोदी एक डिक्टेटर होते तो क्या हर एक अपोजिशन पार्टी को वो डिसमिस नहीं कर देते? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि क्या पीएम मोदी असलियत में एक तानाशाह है? इस सवाल का जवाब मैं नहीं आपको दूंगा, आप हमें दीजिए सोच के, अपने आसपास में देख के। क्या आप एक डिक्टेटरशिप कंट्री में जी रहे हैं? और हमें जवाब बताइए कमेंट सेक्शन में। अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया। डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल, डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम @nityamnile। तब तक के लिए जय श्री राम।